तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी के 3 टाइप्स देखे थे। ठीक है, आप उन सबको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट उसी का आगे है टाइप 4 में। तो इसमें है कि जब फंक्शन एक ब्रांच फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं कि ब्रांच फंक्शन क्या होता है। तो अगर ब्रांच फंक्शन, ये भी 11th में हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई भी एक फंक्शन होता है जो दो अलग अलग इंटरवल में डिफाइन होता है। एक्स की एक वैल्यू के लिए अलग और एक्स की दूसरी वैल्यू के लिए अलग पार्ट में ये डिफाइन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे कोई एच एक्स फंक्शन हो, यहाँ से कोई एक जी एक्स फंक्शन हो, तो ये फंक्शन ब्रांच फंक्शन कहलाता है, क्योंकि ये इस पार्ट में एक अलग फंक्शन है और इस पार्ट में ये एक अलग फंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने का ट्राई करें तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एक्स, जब एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0, है ना। और यही फंक्शन एक्चुअली में कौन सा फंक्शन होता है? मॉडुलस फंक्शन। तो आपको 11th वाला पार्ट याद होगा फंक्शन का। यहाँ पे हमने इस टाइप के फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन देखा था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, बस हमें ये देखना है कि फंक्शन ब्रांच फंक्शन है या नहीं है। ब्रांच फंक्शन का मतलब ये है कि 2 या 3 या अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन हमें दिया हुआ। तो इस टाइप के फंक्शन को हम किस तरीके से कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे, क्वेश्चन अभी भी वही है ना। तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, है ना। प्रूव दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो टाइप 3 में हमने देखा था कि वहां पे हमारे पास एक पर्टिकुलर x इक्वल टू 3 एक पॉइंट दिया हुआ था, है ना। यहाँ पे फिर से हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं है, कोई पॉइंट गिवन नहीं है। इसका मतलब हमें एफ एक्स के डोमेन में हमें ये कंटिन्यूस प्रूफ करना होगा, यानी x की हर एक वैल्यू के लिए प्रूफ करना होगा। तो फर्स्ट टाइप में था हमारे पास कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो फंक्शन अगर अपने डोमेन में हमें चेक करना है तो वहां पे हम एक जनरल पॉइंट लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी हमें वही चीज करना है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम किस इंटरवल में प्रूफ करें, इस इंटरवल में या इस इंटरवल में, है ना। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली में दोनों इंटरवल में प्रूफ करना होता है। ये फंक्शन जहां जहां पे डिफाइन होता है उन सारे इंटरवल में हमें ये चीजें प्रूफ करनी होती है। तो यहाँ पे अगर फंक्शन देखोगे तो ये फंक्शन 0 से आगे के लिए कुछ और डिफाइन है और 0 से पीछे के लिए कुछ और डिफाइन है। यानी इस यहाँ पे इस 0 को हम कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं? ब्रेकिंग पॉइंट, है ना। तो ब्रेकिंग पॉइंट बोलने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट, ये फंक्शन इसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने का मतलब कि 0 से आगे के लिए कुछ और फंक्शन है, 0 से पीछे के लिए कुछ और फंक्शन है ना। तो ये सबसे पहले हमें ब्रेकिंग पॉइंट फाइंड करने की जरूरत है, वो जो आपको क्वेश्चन देख के इजीली समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो अगर ये फंक्शन 0 पे ब्रेक हो रहा है तो इसने नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, है ना। और ये थर्ड पॉइंट है एक्स इक्वल टू 0 वाला। तो अगर हम नंबर लाइन को देखें तो इस पॉइंट 0 ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक x की वैल्यू जब 0 से ज्यादा है, x ग्रेटर देन 0, है ना, तो ये वाला पार्ट है ग्रेटर देन 0 का, ये वाला पार्ट है लेस देन 0 का, और ये वाला पार्ट है x इक्वल टू 0 का। तो यहाँ पे 2 इंटरवल है, तो हमारे पास ये 3 केसेस फॉर्म होते हैं, है ना। और इन तीनों केसेस के लिए हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो फिर से हम अभी भी हम क्या करेंगे, लेट सी बी अ जनरल पॉइंट, है ना। तो फिर से हम जनरल पॉइंट लेंगे, लेकिन अब ये जनरल पॉइंट या तो इस इंटरवल में भी लाई कर सकता है या इसमें लाई कर सकता है, या वो उसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 हो सकती है। तो यहाँ पे हमें 3 केसेस दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस c की वैल्यू को हम उस तीनों इंटरवल में अलग अलग चूज करेंगे, है ना। तो केस 1 चूज करते हैं व्हेन c इज ग्रेटर देन 0, यानी अभी हम सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रहे हैं और इस इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या है, x है। तो इस इंटरवल के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, सिर्फ x। और ये कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन बन गया, फिर से जो हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक जनरल पॉइंट लेके जो टाइप 1 था, ये टाइप 1 के टाइप में रिड्यूस हो गया,
है ना। तो अब हम इसको जनरली फिर से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी प्रूव करना है ना। और यहाँ पे अगर फिर से देखोगे तो जनरल पॉइंट हमारा अभी भी सी है, लेकिन हम सी को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, है ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और एफ ऑफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ सी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, तो एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू सी हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें अगर, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, है ना। और अगर इसको हम फिर से एच में कन्वर्ट करें तो एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच, और एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो एफ ऑफ सी माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सी माइनस एच। तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो सी माइनस एच, और एच टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी। सेम तरीके से राइट हैंड की बात अगर करें तो जीरो एफ एक्स, सेम प्रोसेस वही है, सब कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस प्लस माइनस का फर्क है। और ये वैल्यू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो सी प्लस एच इक्वल टू सी। तो यहाँ पे फिर से हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी हो रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी हमने सिर्फ किस पार्ट में चेक किया है, सिर्फ हमने सी की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तभी ये चीज ट्रू है ना। तो हम ये क्या बोलते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल सी ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने चूज किया था, तो ये फंक्शन हमने केस वन के केस में हमने ये सॉल्व किया कि ये फंक्शन क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। वैसे ही हम दूसरा केस लेंगे जब c की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन जीरो। तो केस टू चूज करते हैं, c लेस देन जीरो, और c लेस देन जीरो के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो फंक्शन क्या होता है, माइनस एक्स। तो c लेस देन जीरो है तो फंक्शन हम कौन सा चूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। और इसमें फिर से हम यही लिमिट कॉन्टिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी फिर से यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच। और अब हमारा फंक्शन माइनस एक्स है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ सी माइनस एच, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस सी के। वैसे ही अगर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ सी प्लस एच, और एच टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, माइनस सी। और एफ ऑफ सी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एफ एक्स पता है तो सी पुट कर देंगे तो एफ एस सी। यहाँ से हम फिर से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो यहाँ से हम फिर से क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन ये कंटिन्यूटी हर एक इंटरवल में नहीं है, सिर्फ यही इंटरवल में। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल सी लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये हमने दो केसेस में सॉल्व कर लिया। एक थर्ड केस ये भी है जब c की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। तो केस थ्री करते हैं, व्हेन c इक्वल टू जीरो, और c इक्वल टू जीरो होगा तो हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, तो इक्वल टू वाला साइन जहां पे होगा हमें वही फंक्शन चूज करना है। एफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, x के, तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। और फिर से लिमिट c एक्स टेंडिंग टू सी होना चाहिए, लेकिन सी की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो को। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं, और ये वैल्यू एफ ऑफ जीरो की इक्वल होना चाहिए। फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, और f ऑफ h की वैल्यू कितनी है माइनस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच, और ये वैल्यू h टेंडिंग टू 0 पे 0 हो जाएगा। वैसे ही जब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h हो गया और ये वैल्यू भी 0 की इक्वल हो जाएगी, और f ऑफ 0 की वैल्यू किसके इक्वल है 0। तो यहाँ से हम फिर से देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, है ना। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि हमने c की हर एक वैल्यू के लिए हर पॉइंट पे हमने चेक कर लिया, इसका मतलब, और हर एक इंटरवल में हर एक पॉइंट पे हमें सेम कंडीशन मिलती जा रही है ना। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, है ना। तो ये फंक्शन क्या है, अपने डोमेन में ये पूरी तरीके से कंटिन्यूअस है ना। तो ये टाइप 2 वाला प्रॉब्लम था, जो सॉरी टाइप 4 है, 3 टाइप देख चुके हैं। तो जब भी हमारे पास एक ब्रांच फंक्शन हो तो ब्रांच फंक्शन में हमें यही चीजें करनी है, जितने भी इंटरवल दिए हुए हो उन सारे इंटरवल में हमें फंक्शन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया होता है कि कैसे हम फंक्शन को प्रूफ करते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। अब अगर हम इन जनरल क्वेश्चन की बात बोले तो क्या हमें हर एक बार यही प्रोसेस या यही लेंथी प्रोसेस अप्लाई करना है, तो उसका आंसर है नहीं, डिपेंड करता है। ये सब प्रोसेस एक्चुअली में जो अभी हमने किया है, ये सब प्रोसेस क्या है, बोर्ड लेवल में जब भी क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। तो एक दूसरा टाइप 5 करते हैं, जिसमें इसको हम बोल रहे हैं मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में क्या होगा कि क्या हमें हर बार यही प्रोसेस अप्लाई करना है, तो आंसर है नहीं। हमें क्या करना होगा उसके लिए, तो डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ना। अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क का होगा तो हम इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा या 4 मार्क्स का होगा तो हमें ये सारे प्रोसेस अप्लाई करके देखने हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो चीज हमें ध्यान रखना है। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल इन ब्रांच फंक्शन we have to check the continuity of function at the breaking point, है ना। तो अभी जस्ट हमने ब्रेकिंग पॉइंट की बात की है। तो जब भी कोई ब्रांच फंक्शन दिया होगा तो हमेशा हमें उसके ब्रेकिंग पॉइंट पे हमें उस फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूटी। बाकी सारे पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो प्रॉब्लम होना होगा वो सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पे ही होता है। तो ये फिक्स्ड रूल नहीं है, इन जनरल केस में ये चीजें अप्लाई हो जाती है ना। उसके अलावा जब भी हमारे पास मॉड फंक्शन हो, है ना, मॉडुलस फंक्शन, जो कि इन जनरल आपके क्वेश्चन में आएगा। तो जब भी जैसे मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स का ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, है ना। तो अगर हमें चेक करना है, ये क्वेश्चन मान लो कि 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं प्रूफ करना है, तो हम सिर्फ कहाँ पे चेक करेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट पे, है ना। तो ब्रेकिंग पॉइंट इसके लिए कहाँ पे होगा, तो मॉड के अंदर की चीज जहाँ पे 0 होती है वही पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो मॉड के अंदर की चीज क्या है, एक्स, तो एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, 0 पे, तो ये इसके 0 के लिए हो गया। अगर मॉड एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है तो इसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, तो मॉड के अंदर की चीज क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो हमें 1 पे चेक करना पड़ेगा, है ना। तो एनसीईआरटी में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है इसी टाइप के, जो ब्रांच फंक्शन है
और ब्रांच फंक्शन में किस तरीके से हम फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करते हैं अलग अलग इंटरवल में, किसी में 2 इंटरवल है, किसी में 3 इंटरवल है। उन सारे पॉइंट्स पे हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, है ना। इसके बाद कुछ फंक्शन है जो बहुत सारे फंक्शन के ग्राफ आपने देखा होगा, है ना। तो ग्राफिकली अगर हम समझने का ट्राई करें कि ग्राफिकली कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, है ना। जैसे अगर उसने एक कर्व हमें ये बना के दे दिया इस टाइप से, और ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ये बताओ। तो हम ये क्या ग्राफ देख के हम बता पाएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, बस हमें एक किसी पॉइंट से स्टार्ट करना है और पेन को उस कर्व पे मूव करना है। अगर किसी पॉइंट पे हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। जैसे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है। अगर किसी ने ये कर्व दे दिया और अगर ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो हमें करना क्या है, अगर हम यहाँ से कंप्लीट कर्व पे मूव करें तो यहाँ से पेन उठाते हैं तो सिर्फ हम इतने पार्ट पे ही मूव कर पाते हैं, है ना। इस कर्व पे जाने के लिए हमें पेन उठा के फिर से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। और कंटिन्यूस नहीं है लेकिन कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, तो सिर्फ इस पॉइंट x इक्वल टू 0 पे, है ना। तो नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। बाकी सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, सिर्फ 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। और अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूस नहीं होता तो उस कंप्लीट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, है ना। ये फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस है। तो अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूस नहीं होता है तो उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन ही बोलेंगे, है ना। वो हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होगा, है ना। बाकी अगर इस इंटरवल की कोई बात करता है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, तो इस वाले इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कोई भी कर्व अगर आपको दे दे और पूछे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, बस सिंपली कर्व पे ड्रॉ करो। अगर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो वो फंक्शन सिंपली क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर पेन उठा के हमें दूसरे पॉइंट पे मूव करना पड़ रहा है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर हम कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन पे ध्यान दें तो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन ये था, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, है ना। तो और ये वाला पार्ट अपने आप में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है ना। तो अगर ये तीनों चीजें इक्वल होती है तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस बोलते हैं। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ना। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो अगर ये लिमिट वाला पार्ट है और ये कंप्लीट कंटिन्यूटी वाला पार्ट है ना। तो अगर किसी फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो क्या हम उस फंक्शन को कंटिन्यूस बोल सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, नहीं। क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये थर्ड वाला पार्ट भी इक्वल होना चाहिए तब वो कंटिन्यूस बनेगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, नॉट ट्रू ऑलवेज। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसमें लिमिट क्या होगा, ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी फंक्शन में वो बोल देता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है ना। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें लिमिट वाला पार्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो इफ, इसको नोट कर लेते हैं, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लिमिट विल एग्जिस्ट, है ना। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। और उसके बेसिस पे हम कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस 3, ये वैल्यू एक्स लेस देन 3 के लिए है
और ये वैल्यू x ग्रेटर देन 3 के लिए। और इसने बोला है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, है ना। तो अगर ये बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, इसने कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे बोला है, 3 पे। तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 3 की वैल्यू, ये तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसने ऑलरेडी कंटिन्यूअस बोल रखा है। तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो f ऑफ 3 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इस वाले पार्ट से या इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स a प्लस 1, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है, c माइनस, तो 3 माइनस मतलब क्या हो गया, 3 से कम। तो 3 से कम वाला कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला, है ना। तो 3 से कम वाले पार्ट में फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फिर से 3 पुट करेंगे, तो 3a प्लस 1, या अपना बेसिक रूल जो है वो लिमिट वाला पार्ट आप लोग यूज करके ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखोगे, तो ये वैल्यू 3a प्लस 1 होगा। और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए c प्लस पे जाना पड़ेगा। c प्लस मतलब 3 प्लस मतलब 3 से आगे जाना पड़ेगा। तो 3 से आगे के लिए ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3b प्लस 3, है ना। तो ये हमारे पास रिलेशन है। इसमें देखो ये दोनों पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो a और b में हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आके आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, है ना, और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1 जो है ना, यहाँ पे आके आप एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 का फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 आप ये कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अभी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास हमारे लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फिर से हमें कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट हमारा अच्छे तरीके से रिवाइज होना चाहिए, है ना। तो एक बार अच्छे तरीके से अब रिवाइज करो और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, है ना। उसमें भी जल्दी खत्म हो जाएगा, वो भी ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, मैक्सिमम पार्ट उसका आप लोग कर चुके हो, बस थोड़ा सा डेफिनेशन है उसको समझना है कि किस तरीके से यूज करना है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये एक्सरसाइज 5.1 कॉन्टिन्यूटी का आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं वो सब टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे हर एक एक्सरसाइज में गिवन है, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, बाय।